प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के लिए नौशहरा से मैं हूँ मोहम्मद शाहिद। नाजरीन, हस्पताल वो जगह होती है जहाँ लोग अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने, इलाज कराने और सुकून की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन अगर यही जगह खौफ, बेयकीनी और संगीन इल्ज़ामात की जद में आ जाए तो फिर कई सवालात जन्म लेते हैं। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही वाक़े के गिर्द घूमती है जिसने नौशहरा के सबसे बड़े अस्पताल काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स को खबरों की सुर्खियों में ला खड़ा किया है। काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स से एक खातून जो अपने जेर इलाज शोहर की तीमारदारी के लिए मौजूद थी, उसका कहना है कि वो बाहर से कोई चीज़ लेने के लिए अस्पताल से निकली और वापसी में रात के अंधेरे में वो रास्ता भूल गई। खातून का कहना है कि उन्होंने मदद के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड से रब्ता किया और मदद के बहाने वो सिक्योरिटी गार्ड इसको कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके इनके साथ नाजेबा हरकत की गई। खातून ने इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस को बताया कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने मजीद अफराद को भी वहाँ बुला लिया और इसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की कोशिश की। खातून के मुताबिक उन्होंने मुज़ाहमत की, शोर मचाया और वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। पुलिस ने खातून के दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करते हुए मुकदमे में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात जारी है। लेकिन यहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि उन्हें इस वाक़े के हवाले से कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। ताहम वाक़े की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है और मुतल्लिका सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी से हटा दिया गया है। आखिर उस रात हकीकत में क्या हुआ था? क्या खातून के इल्ज़ामात दुरुस्त है? अस्पताल की सिक्योरिटी निज़ाम में कोई खामी मौजूद थी? और तहकीकात के बाद सामने आने वाले हक़ाइक़ क्या रुख इख्तियार करेंगे? आज के प्रोग्राम जुर्म व सज़ा में हम उसी हसास और अहम मामले की मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। पुलिस हकाम, इस अस्पताल इंतज़ामिया और मुतल्लिका अफराद का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। इस वाक़े के बाद यहाँ पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए हम यहाँ पर काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स में मौजूद है। यहाँ के अस्पताल के तर्जुमान मियाँ कस्तीर का काखिल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मियाँ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और ये बताइए कि ये वाक़या जब पेश आया तो आपको इत्तला कहाँ से मिली और इसके बाद क्या कार्रवाई की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी कि आप आएँ और इस चीज़, ये सेंसिटिव मामला है, इस बारे में आपने वज़ाहत लेने चाहा। अच्छा, आपको ये बात बताना चले कि यहाँ पे ये बहुत अफ़सोसनाक मामला है, लेकिन ये बताना क़ब्ल अज़ वक़्त है कि ये वाक़या हुआ है कि नहीं हुआ, ये हकीकत कि अभी तक ये बताना, ये चूँकि वो नहीं है, लेकिन पोर्ट्रे इस तरह हुए कि जैसे वाक़या इधर हुआ है। हकीकतन एज़ सच कोई वो जो है, तो हमें पता नहीं चला कि ना हम उस कन्क्लूज़न तक पहुँचे हैं ताकि हम आपको ये बता सकें कि हाँ, ये वाक़या खुदा न ख़ास्ता इधर रोनुमा हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि यार ये कब हुआ है, तो ये 8 जून को रात के वक़्त अ, ये वाक़या इस तरह हुआ है कि एक छोटा-सा कंप्लेंट की सूरत में, चूँकि हमें फ़ॉर्मल कंप्लेंट रिसीव नहीं हुआ, उस टाइम के जो हमारे इंचार्ज थे, कह रहा आप इस तरह एक औरत ने कंप्लेंट किया है कि मेरे साथ किसी सिक्योरिटी गार्ड्स ने कोई छेड़-छाड़ का मामला है। लेकिन वो उस टाइम भी हमारे इंचार्ज ने उनसे कहा कि आप एक फ़ॉर्मल कंप्लेंट दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं दिया। ऑल्दो उन्होंने फिर कंप्लेंट एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो इधर है, वहाँ के सुपरवाइज़र को सबमिट किया, लेकिन फ़ॉर्मली ऑफ़िशियली हमें सबमिट टिल टाइम पर नहीं हुआ। लेटर ऑन फिर आफ्टर उसके कल को जो है, तो हमने ये रिपोर्ट के बेस पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के मशरान हैं, उन्होंने फिर एक प्रॉपर इंक्वायरी हाई लेवल कमेटी तश्कील दी। हमने जब वो उस पे काम स्टार्ट किया, तो मीनवाइल उस पे फिर सोशल मीडिया पे भी चीज़ें वायरल हो गई। तो उस पे हमारे हाई अप्स जो हैं, तो उन्होंने नोटिस लिया और पुलिस भी फिर एक्टिव हो गई। पुलिस ने फिर जो है प्रॉपर वो कंप्लेंट को जो है, तो उनको रिसीव किया और उनको उनकी कंप्लेंट लिया उनसे, और फिर उस बेस पे एफआईआर हुआ। तो अभी चूँकि केस जो है, तो वो सब जुडिस है और कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है, और जो भी सुनने में आ रहा है हकीकत के मुनाफ़ी हम तो इस तरह कह सकते हैं कि, लेकिन अभी तक जो चीज़ है वो सब जुडिस है और कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है जी। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड का नाम लिया गया है और उस पर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को फ़ोन करके यहाँ पर सिक्योरिटी जो सीसीटीवी कैमरे है वो बंद कर दो और यहाँ पर आ जाओ। तो इस हवाले से यहाँ पर जो सिक्योरिटी रूम है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का,
तो वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई है, उसमें कुछ तहकीकात पता चले कि वाकई इस तरह की कोई बात हुई थी, सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे? जी, सीसीटीवी रूम यहाँ पे हाईली मतलब इक्विप्ड है और इस हवाले से ही जो कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें ज़्यादा काम सीसीटीवी पे ही था और जो आप कह रहे हैं, इसमें से कुछ चीज़ों की डिलीशन हुई है, तो जैसा कि आपको पता है इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी आ जाती हैं। सपोज़ लाइट चली जाती है, तो उसमें से कुछ ना कुछ बैकअप का वो फुकदान होता है, फिर जो है लाइट जब आ जाती है, तो वो आ जाते हैं। लेकिन इस पे हमने काफ़ी काम किया है, कमेटी ने काफ़ी चीज़ें प्रोब की हैं इसमें और वो डेवलपमेंट्स जो इसमें हैं, वो रिगार्डिंग वो जो कुछ है कि यार इसमें कुछ चीज़ें जो है डिलीट हुई हैं, तो उस हवाले से बाकायदा हमने इनकॉर्पोरेट किया है हमारी कमेटी ने और हाई अप्स को भी वो शेयर हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसका इससे ताल्लुक है वो टाइमिंग इस तरह है, वो रिलेशन इस तरह है इस वाक़ये का, तो वो चूँकि मैटर सब जुडिस है, तो वो ऑलरेडी हमने पुलिस के साथ दे आर कोऑपरेटिंग विद अस और हम भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस अच्छा मामले मियाँ में। साहब, ये बताइए, ये जो मुल्ज़िमान हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, ये कितने अरसे से यहाँ पर सिक्योरिटी में मामूर थे और कितने वक़्त से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे? चूँकि आपको पता है कि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी जो है इट्स एन आउटसोर्स प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है। अराउंड 1 साल हो गया है इनका कमोबेश ये काम कर रहे हैं लेकिन इसमें से ये पहले भी जो हमारे साथ आउटसोर्स थे, तो ये पहले भी इसमें से कुछ लोग हमारे साथ पहले से मुंसलिक थे और ये बंदे जो थे इसमें से कुछ पहले से थे और कुछ जो हैं तो जिनको नामज़द किया गया है, जो सब सस्पेक्टेड हैं, जो कन्फर्म्ड नहीं है एट द मोमेंट चूँकि वो चल रही है सब जुडिस है मैटर, तो तकरीबन ये कंपनी जो है 1 साल से ऑलमोस्ट काम कर रही है। अच्छा मियाँ साहब, ये नौशहरा का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मरीज़ आते हैं और यहाँ पर ख़ुसूसन बात ये है कि यहाँ नौशहरा मेडिकल कॉलेज भी है, तो यहाँ पर तालिबात पढ़ने के लिए भी आती है, ख़वातीन भी आती है, तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए यहाँ की इंतज़ामिया क्या इक़दामात कर रही है? इसके बारे में हम बहुत क्लियर हैं, हमारे जो कॉलेज के डीन साहब हैं, हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर और सबसे बढ़कर हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दे आर वेरी मच क्लियर कि ये हमारी अपनी जगह है, ये एक फैमिली की तरह है और हमने बाकायदा यहाँ की हैरेसमेंट कमेटी है यहाँ पे इस चीज़ों का रोकथाम के लिए बाकायदा हमारी स्ट्रिक्ट सर्विलेंस सिस्टम है। हमारे पास अराउंड 100 सीसीटीवी कैमराज़ हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे हमारी अपनी फैमिलीज़ आती हैं, हमारे अपने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से और स्ट्रिक्ट जो है तो बाकायदा यहाँ पे रिगार्डिंग इस तरह की अनएथिकल ला की रोकथाम के लिए बाकायदा कमिटीज़ तश्कील दी हैं और वो अपना प्रॉपरली एक्टिवली काम कर रही हैं। नौशहरा कलां में मौजूद हूँ, यहाँ के एसएचओ फैसल खान हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने इस पूरी केस की कार्रवाई की है, इनसे बात करेंगे। फैसल खान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। फैसल खान, ये बताइए, जब ये खातून यहाँ पर आई तो इसने अपने इल्ज़ाम में क्या बताया पुलिस को? इसने अपनी दरख्वास्त में क्या कहा? इसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि मैं अपने ख़ावंद को लेकर आई थी यहाँ पे इलाज के लिए, वो एडमिट था और मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने गई थी, तो इसी दौरान में ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इनसे इसकी मुलाकात हुई और ये इसको रास्ता भटका के ले गए एक कमरे की तरफ, जहाँ पे इन्होंने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की अटेम्प्ट की है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुई। फिर इस औरत ने जाके तो जो अस्पताल का सिक्योरिटी अमला था, उसको रिपोर्ट दर्ज कराई है कि भई मेरे साथ इस किस्म का वाक़या हुआ। वो ये समझ रही थी कि यूनिफ़ॉर्म में है चूँकि ये बंदा, तो ये पुलिस का कोई नुमाइंदा है, लेकिन वो बेसिकली अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड था। उसने अस्पताल के डीएमएस के नोटिस में ये बात लाई है, लेकिन डीएमएस ने फर्दर पुलिस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की इस मामले में या पुलिस को ये रिपोर्ट नहीं की। फर्दर 10 तारीख को तकरीबन सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हुई और उसके बाद जो ये खातून थी, जो विक्टिम थी, इसका हमने पता लगाया, ये डाग इस्माइल खेल की रहने वाली थी, इसको वहाँ से लेकर आए। इसको यहाँ पे डीएसपी साहब की मौजूदगी में सुना और फिर प्रॉपर इसकी बात सुन के तो इसकी जो एफआईआर थी वो रजिस्टर कराई। अच्छा एसएचओ साहब, ये बताएँ, जब इन मुल्ज़िमान को पकड़ा गया तो ये बताएँ, उस वक़्त इन्होंने कोई मुज़ाहिमत की थी या इनको पकड़ने में कोई मुश्किल पेश आई थी? इसमें से जो 2 मुल्ज़िमान थे वो तो अपने घरों से भागे हुए थे और एक जो मुल्ज़िम था उसको जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इसको हमने अरेस्ट कर लिया था। तो जो 2 थे वो उन्होंने अपना घर छोड़ा हुआ था और वो भागे हुए थे। तो इस पे डीपीओ साहब की डायरेक्शंस पे जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई तो डीएसपी साहब की सरबराही में एक टीम बनी थी और जिनको इनकी गिरफ्तारी का टास्क हवाला किया गया था। तो उस टीम ने जो है उस पे काम करते हुए इन लोगों तक रसाई हासिल की और इनको अरेस्ट किया बाद में, जो 2 भागे हुए थे। एक जो था वो पहली रात में अरेस्ट हुआ।
अच्छा एसएचओ साहब, जब यहाँ पर इनको लेके आए थे, इनको पकड़ा गया, तो इन्होंने शुरू में तफ्तीश में क्या कहा था कि इन्होंने ये इल्ज़ाम जो इन पे लगाया था, तो इन्होंने ये तस्दीक की थी कि हमने यही काम किया था। बिल्कुल इसी तरह है कि उन लोगों ने जब उनसे इंटरोगेशन हुई इस मामले की प्रॉपर, तो उन्होंने अपना जुर्म कन्फेस किया, उन्होंने माना कि उनसे ये काम हुआ है और अटेम्प्ट उन्होंने किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इस वाक़ये में कौन-कौन से दफ़ात शामिल किए गए हैं और अगर ये जुर्म साबित होता है, तो इसमें कितना सज़ा हो सकती है? इसमें 375 ए की जो दफ़ात है वो शामिल की गई है, इसमें 506 की जो दफ़ा है वो शामिल की गई और इसमें इनको बिल्कुल प्रॉपर सज़ा होगी अदालत से कानून के मुताबिक। अब ये मुल्ज़िमान कहाँ पर है? अभी जुडिशल लॉकअप में है। नाज़रीन, जैसा कि हमने अस्पताल इंतज़ामिया से बात की, उनका मौक़िफ़ हमने जाना, तो इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ डीएसपी सर्कल रसालपुर जनाब जवाद ख़ान मौजूद है। इस पूरे केस की वो निगरानी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि अब तक इस केस में क्या पेशरफ़्त हुई है। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। इस केस के हवाले से बताइए, जो ख़ातून ने इल्ज़ामात लगाए थे, तो उसके इल्ज़ाम के बाद जब उसने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई, तो सबसे पहले पुलिस ने क्या कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शायद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस केस के हवाले से अपडेट्स लेना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मोरखा 8/6/2026 को एक मुसम्मात तायरा ज़ौज रहमान अली जो कि डाक इस्माइल खैल और तहसील पब्बी की रहने वाली है, वो अपने खावंद को बगैर इलाज मुआवजा इधर काजी कम्प्लेक्स लेके आई थी और उसको इधर एडमिट करवाया था। तो उसी दिन तकरीबन शाम इशा के वक्त 3 सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ काजी कम्प्लेक्स में मुलाजिम हैं, उन्होंने उसको धोखे से एक कमरे में ले जाकर उससे बदपीली की, फिजिकल अटेम्प्ट्स की है, कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहे हैं। तो उसी हवाले से उसी मुसम्मात ने उसी ही दिन अस्पताल इंतज़ामिया से रुजू भी किया था, उसको कंप्लेंट भी कराई थी उन 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ और अस्पताल इंतज़ामिया ने उसकी रिटन कंप्लेंट ली थी, लेकिन हमें वो रिपोर्ट नहीं कराई थी। फिर बाद में ये इशू जो है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और वायरल होने के बाद हमने उस मुसम्मत तायरा से रब्ता किया, उसको उधर लेके आए हैं, उसको उधर सुनाए, क्योंकि वो एक अनपढ़ और नाख्वानदा खातून थी, तो उसको इतना इल्म नहीं था कि ये जो रिपोर्ट मैंने अस्पताल इंतज़ामिया में दर्ज कराई है, इसको पुलिस में भी दर्ज कराना चाहिए था। तो उसको जब मैंने इधर एसएचओ साहब की मौजूदगी में फिजिकली सुना है, तो उन्होंने बिल्कुल तारुल सारा किस्सा सुनाया है और किस्सा सुनने के बाद जो है ना हमने अपने सीनियर्स के नोटिस में लाया है और उसकी मुद्दत में फिर बाकायदा प्रॉपर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया है और जितने भी 3 मुल्ज़िमान थे उसमें सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट्स, जिसमें एक का नाम उमेर वल्द फायूक शाह कंडरो का रहने वाला है, दूसरा नदीम वल्द खानगुल कचकोलाबाद कला का रहने वाला है और तीसरा अब्बास वल्द फहरुल इस्लाम काबल रेवल का रहने वाला है। इसको हमने अरेस्ट किया है फिलफोर और अफसरान के नोटिस लेते हुए उसको फ़ौरन अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर कोर्ट में प्रोसीड करके उसकी 1 यौम कस्टडी लेकर कस्टडी के दौरान thoroughly इंटरोगेट किए गए हैं। पुलिस की इंटरोगेशन में उन्होंने बाकायदा अपना जुर्म जो है ना वो कबूल किया है, कन्फेस किया है और मज़ीद प्रोसीडिंग के लिए उसको जुडिशल लॉकअप में दाखिल किए गए। अच्छा सर, ये जो मुल्ज़िमान है, इसमें 3 मुल्ज़िमान को नामज़द किया है, तो इनकी उम्र कितनी है और ये शादीशुदा थे या गैर शादीशुदा थे? ये वक़ूआ में जो मुसम्मा तायरा है जो मुद्दई है, उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल है और ये जो 3 मुल्ज़िमान नॉमिनेटेड मुल्ज़िमान हैं, इसमें 2 शादीशुदा हैं, जिनकी उम्रें तकरीबन 27-28 साल है और एक गैर शादीशुदा है, जिसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल है। इसमें एक मुल्ज़िम पर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब वो उसको कमरे में ले गया, तो वहाँ पर उसने किसी को कॉल की है कि ये सीसीटीवी कैमरे बंद करके इधर आ जाओ। तो इस तरह का कोई वाक़या इसमें पेश आया था? हाँ, बिल्कुल ये कंप्लेनेंट मुसम्मत तायरा ने इनिशियल रिपोर्ट में भी इंतज़ामिया को भी की है कि उन्होंने जब मुझे लेके गए हैं कमरे के अंदर, तो किसी को फ़ोन पे बतला रहे थे कि सीसीटीवी कैमरास को ऑफ करें और हमारी इधर जब हम उसकी बाकायदा मुकदमा दर्ज कर रहे थे, तो उसी टाइम भी उसने कन्फेस किया है कि इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास बंद किए हैं। बाकायदा उसके लिए हमने रिटन एप्लीकेशन भी लिखी है इंतज़ामिया को कि हमें इसकी सीसीटीवी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। अच्छा सर, ये वाक़या 8 तारीख़ को पेश आया था, लेकिन जो एफ़आईआर है वो 10 तारीख़ को
फिर दर्ज की गई थी, तो इसकी वजह क्या थी? इसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि ये 8 तारीख को जब वक़ूआ हुआ है तो उसी खातून ने उसी ही दिन उस कंप्लेंट करवाई थी और कंप्लेंट्स जो करवाई थी वो सिक्योरिटी गार्ड की जो सुपरवाइज़र है तो उसको कराई थी, लेकिन उसने हमारे नोटिस में नहीं ली थी। हालाँकि वो समझ रही थी कि ये मैंने पुलिस को अपनी रिपोर्ट इनिशियली की है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और अल अस्पताल इंतज़ामिया ने हमारे नोटिस में भी नहीं लाया था। ये तो जब सोशल मीडिया पे बात वायरल हो गई तो हमने इसमें जो है ना प्रॉपर मुकदमा दर्ज किया है और ये दो दिन की वो डिले जो आ रही है ना, ये उसी खातून की वो है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको कंप्लेंट की थी, लेकिन वो समझ रही थी कि ये पुलिस है, हालाँकि वो पुलिस नहीं थी। कोर्ट मैरिज कई आहियां। असल में मां ते इल्ज़ाम आहे त मां नंढड़ी छोकिरी वठी आई आहियां, मूंसां गॾु कोई बि न आहे, मां हिकिड़ी ड्रेस में निकिती आहियां। सोन जे लाइ बि चवनि था मां कुझु बि न खणी आई आहियां ऐं चवनि था त एज मुंहिंजी नंढी आहे। असल में मुंहिंजी एज 20 साल आहे, उहो कूड़ था ॻाल्हाइनि। हसन बुर्डे मुंहिंजी न्याणी सिद्रा सां कोर्ट में निकाह कयो आहे, जॾहिं त मुंहिंजी न्याणी सिद्रा जी उमिरि 14 साल आहे। ही मुंहिंजे हथ में सिद्रा जो बर्थ सर्टिफिकेट आहे। मां अलाइदा इनखे रिक्वेस्ट थो कयां त ख़ुदा असांजे ख़िलाफ़ु इहा मुहिम बंदि कई वञे। असां ॿिन्ही जेको आहे रज़ा ख़ुशी सां की असां कोर्ट मैरिज कई आहे हैदराबाद में। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं मुकेश रुपेता और मौजूद हूं इस वक्त गांव सदीक आरई में। 1.5 माह कबल इस गांव में एक तबाही का मंजर पेश आया। तबाही इस तरह की थी कि पसंद की शादी करना हो गया जुर्म। एक लड़के और लड़की ने पसंद की शादी क्या की, पूरे गांव को शरपसंदों ने आग लगा दी, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से 20 खानदान जो हैं मुतासर हुए हैं। अभी तक 1.5 माह हो चुका है, इस गांव की बहाली के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम इस प्रोग्राम में बताएंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, कौन कौन से लोग इस इलाके जो हैं गांव के मुतासर हुए और किन अफराद जो है अभी तक जो अफराद हैं मुतासरीन हैं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी इस वाक़े के नोटिस लिए और यहाँ पर जो है वज़ीर आला सिंध की नुमाइंदा जो है आगा साइमा, उन्होंने यहाँ पर भी दौरा किया और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ और जो इस गांव के जलाने में मुलविस मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए क्या इक़दाम किए गए, अब तक कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, कितने ज़मानत पे आज़ाद हैं। इस सिलसिले में हम SSP जैकबाबाद फैज़ान अली से भी पूछेंगे और पूरी इस जो वाक़या हुआ है 1.5 माह हो गया है, इसमें अब तक क्या सूरत हाल पैदा हुई। आइए चलते हैं, मुतासरीन से भी पूछते हैं, पुलिस से भी पूछते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त क्या उनकी सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव सदीक आरई में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर ये सदीक आरई गांव है। ये मेरा कैमरामैन अपनी कैमरा की आँख से अगर आपको दिखा सके, ये देखिए पूरा गांव जो है जलकर खाक हो गया है, घर जो है वो बिल्कुल खाकस्तर हो गए हैं। देखें मेरा कैमरामैन अपनी कैमरा की आँख से दिखा रहा है, पूरा गाँव ये जो घर हैं पूरे जले हुए हैं। और यहाँ पर एक मौजूद मुतासिर है, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे कि इस तबाही के बाद, इस घर के तबाह होने के बाद यहाँ पे बेयारो मददगार और जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, उनसे पूछते हैं कि ये घर का वाक़या कैसे पेश आया, कि शादी जो करनी थी उनसे इनके रिश्तेदार थे या पूरे गांव को एक सज़ा जो दी गई उसकी क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। आप बताएं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। ये वाक़ा इस तरह पेश आया था कि मल्हार खान के बेटे ने चन्ना ब्रदर की एक लड़की उठाई थी, उसके साथ नेका लव मैरिज किया था और उसी के 1 घंटे के बाद उन लोगों ने, जो सरदार थे, दोनों ने मिलके अपना एक कानून बनाया। उन्होंने कहा कि हम लोगों के कानून के ख़िलाफ़ कोई नहीं आ सकता, तो उस हिसाब से दोनों ने कानून बनवा के 500-600 बंदे लेके आए, केमिकल्स लेके आए, पेट्रोल्स लेके आए और सिलेंडर भी लेके आए। बहुत सारी चीज़ें थी जो वो लेके आए। हम लोगों के पूरे गांव के ऊपर हमला मोड़ दिया और गांव में एक भी घर नहीं छोड़ा। ये भी नहीं सोचा कि उनमें कुछ बच्चे गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ के क्या ये जो शादी करने वाला जोड़ा था, क्या ये आपके रिश्तेदार थे? नहीं, हम लोगों के रिश्तेदार नहीं थे, हम इन लोगों के पड़ोसी थे। घर में एक ही मतलब गोट में रहते थे, क्योंकि हम लोग यहीं पे खेती बाड़ी करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग सिर्फ रहते थे। पसंद की शादी करने पर जलाए गए गांव के मुतासरीन इस वक्त भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौजूद हैं।
तकरीबन 1.5 माह होने वाला है। और यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि सिंध के तमाम आला अहदेदारान, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिए हैं और जो है यहाँ पर दौरे भी किए आला अमलदारों ने, लेकिन जो 1.5 माह गुजरने के बावजूद यहाँ पर जो है कोई भी इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद मुतासरीन से पूछते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं। जी सर, इधर तो हम दरपदर वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इधर खाने पीने का भी कुछ नहीं बचा और जो ऐलान तो वो सारे ऐलान करते रहे, बस अभी तक यहाँ कुछ भी पुलिस नहीं की हुआ। जो कार्रवाई हुई है उससे आप किस हद तक मुतमिन हैं? सर पुलिस से भी मुतमिन नहीं है, कोर्टों से हम मुतमिन हैं इंशाल्लाह ताला। वो कोर्ट हमें इंसाफ, तो कोर्ट पुलिस तो सरदारों के नाम ही नहीं ले, वो तो पहले भी एफआर नहीं कर रहे थे, जब कोर्ट से ये आए तो फिर उनने एफआर किए। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? ज़िंदगी हमारी तो ख़राब गुजर रही है बिल्कुल। इधर ना कोई खाने की चीज़ है, न पीने की है, न कोई गवर्नमेंट का ये बंदा इधर आया। ये जो शादी हुई, इस ये जो जोड़ा जो था शादी वाला, ये क्या ये आपके रिश्तेदार थे? हमारे रिश्तेदार तो थे, पर अभी वो हमारे से वास्ता ही नहीं उनका। हम वो अलग फिर ही, आपके हम घर क्यों जलाए गए? बस वो वडेरे ने जलाया है घर ने, सारे वडेरे दोनों मिलके सरदारों ने जला दिया घर। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं हमारा घर जल गए, सारा ख़त्म हो गया है। हमारे घर गवर्नमेंट से इतला कर रहे हैं कि मेहरबानी करे हमारे घर बना के दे, ये घर जितने भी जल गए सारे बना के दे दे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहता है तो भाई शादी उसी लोगों को हुई है, हमारा घर जलाया गया है तो अमलदारों को बोलते हैं, वजीर आला को बोलते हैं, हम मथा सर पे शदीद गर्मी में खड़े हैं, सिंध गवर्नमेंट को अपील करते हैं हमारी मदद करो। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये आपके जो घर जलाए गए हैं, क्या ये जो जोड़ा शादी वाला था आपके रिश्तेदार थे? नहीं थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। हमारे घर बेगुनाह कसूर सड़े गए हैं, हमारी मदद की जाइए, हमारा घर बना के दें, नवा बना के दें, हम यही दरख्वास्त करते हैं। हमारे को राशन भी दें, राशन भी नहीं है, हमें खाने पीने का कोई नहीं है, हमारे बच्चे बाहर दरपदर हैं, हमें घर बना के दें। तकरीबन 1.5 माह हो गया है जो इस गांव के जो मुतासरीन की ख़वातीन और बच्चे हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। इनका ये कहना है कि बच्चे और ख़वातीन 1.5 माह से उनके रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं और वो भी जो रिश्तेदार हैं वो भी कोई इतने अमीर नहीं हैं, वो भी गरीब ही हैं। तो उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो घर जलाए गए हैं और जो सिंध हुकूमत ने इनके साथ वादे किए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोट गाजी खान चन्ना में और वहाँ पे मौजूद हूँ ये जो पसंद की शादी करने वाली लड़की है सिदरा चन्ना, उनके वर्षा से बात करते हैं और ये सरदार अहमद अली चन्ना है, उनसे भी बात करेंगे कि जो ये घर जलाने का वाक़या पेश आया है उसके मुतालिक इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो गांव सदी आराई में 150 से ज़ायद घर जलाए गए हैं उनमें चन्ना बिरादरी के लोग और सरदार मुलविस हैं। इस पर हम पूछेंगे सरदार अहमद अली चन्ना से क्या वाकई इसमें वो मुलविस हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकेश साहब बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। ये पहला चैनल है जिसने हक़ाइक़ की बात की है। हमने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, ये हमारे ऊपर सियासी मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। हम कभी सोच भी नहीं सकते, आप पूरे इलाके से जाके तस्दीक कर लें, हम इतने शरीफ लोग हैं। हमारे गांव से अंडर एज लड़की उठा के ले गए हैं। हमने आज तक, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, जिसने भी किया है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई भी अमल नहीं किया, हम सोच भी नहीं सकते इस अमल से। हम शरीफ हैं। पूरी सिंध में जितनी भी चन्ना बिरादरी है, एक भी कोई लोफर आदमी हमारी बिरादरी में नहीं मिलेगा। हम गारंटी से कहते हैं और पूरे इलाके की हम श्योरिटी देते हैं तो चन्ना ख़ानदान कितना सरदार शरीफ है। हम बेहद ये जो सदीक आरई के जो रिहायशी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 150 से ज़ायद घर जलाए गए हैं वो चन्ना बिरादरी और आपके जो बेटे हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराओगे, क्या वाकई इसमें आपके मुलविस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जो बेटा है उसकी लिटिल जो डॉक्टर है उसको 1 महीना हो गया है, वो सक्खर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो वहाँ पर उनके इलाज की तीमारदारी कर रहे हैं अपनी बेटी के। एक दिन भी नहीं आया है गाँव में इस मसले में, लेकिन हमने भी, हमारी बिरादरी कोई भी इस गाँव में गया ही नहीं है। जिसने भी किया है हम उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। ये जो है सियासी मुखालफिन ने हमें बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया है, लेकिन हमने ऐसा कोई अमल नहीं किया है। श्योरिटी से कह रहे हैं, हमारा एक बंदा भी उस वहाँ नहीं गया है। जिसने भी किया है हम उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। ये अमल अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन ये सियासी मुखालफिन ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है। लड़की भी हमारी गायब हुई है, एफआईआर भी हमारे ऊपर दर्ज हुई है, वो भी दहशतगर्दी की एफआईआर हुई है।
हम तो खुद मुतासरीन है, हम तो हर एक को बता रहे हैं कि हम मुतासरीन है। एक लड़की जो है बच्ची है वो भी गायब है, और एक बच्ची जो है वो अंडर एज है, उनका जो है हमारे पास सर्टिफिकेट है, जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2011 या 12 है, वो 15-16 साल की बच्ची है, वो अंडर एज है। हम उसकी भी रिकवरी की अपील करते हैं। तो बच्ची ने जो लड़के के साथ बयान दिया है कि शादी कर ली है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी अंडर एज है, तो वो लाअमल गलत है, इलीगल कम हुआ ना, इलीगल ये काम हुआ है। उनकी जो है हम कल जो या परसों मंडे को उसके वर्षा जो हैं वो हमारे गांव के हैं, उसने भी कहा है कि हम जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमारी जो लड़की है अंडर एज है वो कैसे मैरिज कर सकती है। मैरिज का जो है वो वफाकी असेंबली से, सेनेट से ये बिल पास हुआ है कि अंडर एज वाली लड़की कभी भी शादी नहीं कर सकती। 18 साल के ऊपर एक दिन भी होगा तो उसकी मैरिज होगी। ये तो 15-16 साल की लड़की है, इसकी मैरिज कैसे हो सकती है? जिस वक्त आपने यहाँ पर चन्ना बरादरी के सरदार अहमद अली खान चन्ना के तासुरात सुने, उनका ये कहना है कि वो खुद जो सदीक आराई में वाक़या हुआ है, 150 से शायद घर जलाए गए हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और वो उस वाक़े में मुलविस नहीं है। और उन्होंने भी सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलविस जो लोग हैं उनकी तहकीकात करें साफ शफाफ तरीके से। और जो उनकी बच्ची पसंद की शादी के लिए घर से निकली, उनका ये कहना है कि वो अंडर एज है, वो शादी नहीं कर सकती, उसकी भी तहकीकात कराई जाएगी। देखा जाए कि तखमीना लगाया जाए कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पीपल्स हाउसिंग सोसाइटी जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई थी फ्लड अफेक्टेस के लिए, यही घर इनको हमने फ्लड में जब इनके घर चले गए थे तब दिए थे, और अब ये दोबारा से इन लोगों के जो घर हैं किसी वजह से, जो पसंद की शादी करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, देखिए उसकी इजाज़त कानून भी देता है और मजहब भी देता है। किसी एक बंदे की सज़ा तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन ये 2 ट्राइब्स का जो मसला था आपस में, और कुछ लोगों की शैतानी भी कह सकते हैं, किसी ने इंस्टिगेट किया और उन्होंने आके सारे घरों को आग लगा दी, तो ये भी एक अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं समझती हूँ और मेरी जो मौक़िफ़ है, मेरी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है कि ये जो एक्ट हुआ है वो क्रिमिनल एक्ट है और गलत है, जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए और मिल रही है। एसएसपी साहब ने एफआईआर बर वक्त काट दी है, 10 लोगों को जो है उसमें अरेस्ट भी किया हुआ है। बाकी 10 लोगों ने जिन्होंने बेल ली हुई है उनकी भी जो है वो कैंसिलेशन, जो बेल है वो कैंसिलेशन एप्लीकेशन है वो अभी वो डाल रहे हैं उसमें, जिस दिन उनकी हियरिंग होगी उस दिन। और बाकी के जो 10 बंदे हैं उनको भी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है वो लिया है इस चीज़ का। और ये जितने भी इफेक्टिव्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ राब्ते में भी है, और उनके लिए खाने की, उनके लिए हाइजीन किट्स हैं, उनके लिए राशन का बंदोबस्त है, डेली बेसिस पर वो कर रहे हैं। आपको कौन रिपोर्ट दे रहा है? एक मिनट देखिए कि ये जो इकदाम कर रहे हैं वो आपको नजर है, मीडिया का तो बहुत अहम रोल होता है ना किसी भी वाक़ये में। आप लोग अगर पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे तभी तो चीज़ें सामने आएंगी। मैडम के सामने मैं स्ट्रिक्टली डिसीज आपको ये कह कर जा रही हूँ कि इनकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। एसएसपी साहब आपको भी ये इंस्ट्रक्शन है कि आप, मेरा आने का मकसद ये है कि हम ये घर इनको दोबारा बनाकर दें। जी, मैं मौजूद हूँ एसएसपी ऑफिस के बाहर। गांव सदीक आराई में पसंद की शादी करने पर जलाए गए घरों के मुकदमे के मुतालिक एसएसपी जैकोबाद फैज़ान अली से रब्ता किया गया। उनका ये कहना है कि मुकदमे में मुलविस 10 मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है, जबकि जो दीगर मुकदमे में मुलजमान हैं उन्होंने ज़मानतें हासिल कर ली हैं। और गाँव की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर 2 पुलिस पिकेट्स कायम किए गए हैं और तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे जो है वहाँ पर अभी कोई भी दूसरा वाक़या, नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जैकोबाद शहजाद साई से रब्ता किया गया। उनका ये कहना है कि तमाम तर जो इकदाम हैं गाँव के लिए वो किए जा रहे हैं। सर्वे की गई है, 120 से ज़ायद ख़ानदान मुतासर हुए हैं, उनकी बहाली के लिए सिंध हुकूमत को रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं। जैसे ही वहाँ से फंड्स फराम किए जाएंगे तो वहाँ पे सदीक गोट आराई में जलाए गए घरों की तमीर और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा, और जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली की ज़िंदगी की बहाली के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। राशन फराम किया गया है, टेंट्स फराम किए गए हैं, दीगर जो भी सहूलियात हैं वो गाँव सदीक आराई में फराम की जा रही हैं।
प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ नादिया सबूई। आज हम बात करेंगे दोहरे कत्ल केस के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिटनी थाना में, जहाँ पर मालूम करेंगे कि जो कत्ल की वारदात हुई है, अब्दुल जब्बार को किसने कत्ल किया, क्या वजूहात थी, और अब्दुल जब्बार की जो बीवी है जो 10 बच्चों की माँ थी उसको भी कत्ल किया। ये दोहरे कत्ल की कहानी है जो हम बात करेंगे और मालूम करेंगे पुलिस से कि असल वाक़या है क्या। सर ये बताइएगा क्या हुआ था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम नाजिया साहब, आपको और आपकी टीम की जो है ना यहाँ पे वेलकम करता हूँ पुलिस स्टेशन अम्बिशनी गेट पे। हुआ इस तरह के मुर्ख 8/6/2026 को यहाँ हमें डबल मर्डर की इसकी इत्तला मिली। जब स्पॉट पे वहाँ पे पहुँच गई, हालत कुछ ऐसे पाई गई कि यहाँ पे एक जो बंदा है ना, ये इसका नाम मियां गुल है और वह हाल ही में शिफ्ट हो चुका है तीरा मैदान से, और इसके यहाँ पे कोई रिहाइश वगैरह नहीं थी, कोई घर नहीं था, और उसको अपने चचाजाद भाई ने अपनी घर में जो है पार्टीशन करके उनके लिए थोड़ी सी जगह दे दी और उसमें एक कमरा और कुछ वाशरूम वगैरह बना के वहाँ पे उसने रिहाइश इख्तियार की। कच्चा से जैसा कमरा है, और ये मियां गुल जो है ना यहाँ से जो शर्म हो चुका है, आकर उसकी दुकान में कत्ल किया और फिर वहाँ से भागते हुए जाकर घर में अपनी बीवी को कत्ल करके फ़रार हुआ। सर ये बताइएगा कि पुलिस को कैसे इत्तला मिली कि ये 2 कत्ल हो चुके हैं इस जगह पे, और कौन सा इलाका है ये? जी मैडम, जो हमारा पुलिस स्टेशन ये वर्सर रोड है और वहाँ जो है ना ये दूसरा वर्सर रोड, एक रोड निकलती है जो पजी रोड और वर्सर रोड को मिलाती है। उस स्टॉपेज में लेफ्ट साइड में जो एक गाँव है उसको कहते हैं तिरई बाला, वहाँ पे ये ऑकरेंस प्लेस है। और इतला तो जो है ना ये जो भी वक़ूर नमाज होते हैं हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ना पुलिस को इतला दे देते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुँची है तो मुलजिम तो फरार हुआ था कि नहीं, मुलजिम वहीं था? नहीं मैडम, मुलजिम तो फरार हो चुका था। इसी सिचुएशन में मुलजिम कहाँ ठहर सकता है? तो उस घर के क्या हालात थे? बस क़यामत खेज़ मंजर था और हर कोई जो है ना वो उन्हों का ना था, और अचानक कोई हादसा रुनुमा हो चुका है। तो बस ज़रूरी बात है कि आयु कोई टेंशन में होता है और ड्रामा जैसी सूरत हाल में होता है। तो हालात तो बहुत बुरे थे वहाँ पे। इन बच्चों का अभी कौन है जो कि संभाल रहा है इनको? मैडम नाजिया, बस अल्लाह ही है और कुछ नहीं है। बाप जो है ना वो जेल चला गया फॉर लॉन्ग टाइम इंशाल्लाह, और माँ जो है उसकी चली गई। तो बस कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एक बेटा जो है ना इसका वो फॉरेन कंट्री में है, थोड़ा सा मतलब है कि जवान है, और बाकी जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा जो है ना इसका तकरीबन वो उसकी उम्र तकरीबन 8 माह है। तो बस अल्लाह ही उसकी वो हो जाए मदद। सर ये बताइए कि मुलजिमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई, और दूसरे मुलजिमान से क्या असलहा वगैरह आपने दरामद किया? जी मैडम, इस वक़्त में जो है ना वो 30 बोर पिस्टल इस्तेमाल हो चुका है, और बंदा जो है ना उसको राह रविंदा ये इन चीज़ों का इल्म नहीं था कि किसी के घर गाट का भी इल्म नहीं, तो बस आवारा कर रहा था। तो इत्तला मिली कि वहाँ पे कब्रिस्तान है, शायद कब्रिस्तान की तरफ वो आ रहा होता, वहाँ पे इत्तला मिली कि वहाँ पे वो मौजूद है। तो पुलिस जाकर उसको पिस्टल जो है ना उसको अरेस्ट किया। वो पिस्टल मैंने भिजवाए है, पिस्टल को इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सर ये बताइए कि अहले मोहल्ला क्या कहते हैं, इन लोगों की रेपुटेशन कैसी थी? जी मैडम नाजिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और आजकल जो है ना सारे लोग जो बसों से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक इंसान की हैसियत से, मुसलमान की हैसियत से, पुलिस अफसर की हैसियत से ये बताना चाहूँगा कि जो डिसीज़ है अब्दुल जब्बार साहब, इनकी शोहरत ठीक ठाक अच्छी थी, और वो दीनदार किस्म का बंदा था, वो नाइस बंदा था, और इनके काफ़ी सारे उनकी शोहरत के चर्चे हैं इलाके में। अच्छा, इसने अपनी बीवी को, एक तो अपने कज़न को कत्ल किया, बीवी को कत्ल क्यों किया? जी मैडम, बीवी को इसलिए कत्ल किया कि उसकी जायदाद में जो है जायदाद का तनाज़ चला रहा था वहाँ वदी तिरा मैदान में, और यहाँ पे आकर उसने अपने चचाजाद भाई को कत्ल किया। तो वो दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने घर में जाकर वहाँ पे पहुँच गया। तो अपनी बीवी को कहा कि चलो सामान को पिक करके भाग जाते हैं, मैंने अपने चचाजाद भाई को कत्ल किया। तो उसने कहा कि नहीं, हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, इसने हमारे साथ कुछ नहीं क्या की है, और अपने घर में उसने हमें जगह दी थी, लिहाजा इस सिचुएशन में माँ के साथ नहीं दूँगी बल्कि मकतूल के साथ दूँगी। इस बात पर जो है ना वो मियां गुल गुस्से में आकर उनको भी जो है ना वो मार डाला। सर ये बताइए कि मियां गुल इस वक्त कहाँ पर है? मियां गुल सेकंड डे पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने अरेस्ट किया, और कोर्ट को मैंने प्रोड्यूस किया फॉर कस्टडी, और कोर्ट से जो है मेरे मुझे 2 दिन की वो मिली कस्टडी मिली, और बाकायदा मैंने इसे प्रोटेक्शन कराया। 12 तारीख को यानी जुम्मे वाले दिन को ही वाज सेंट जुडिशल लकफ। मुलजिम मियां गुल जो इस वक्त सेंट्रल जेल पेशावर में है, उसके 10 बच्चे जो हैं, उसने अपनी बीवी को भी चूँकि मार दिया है, तो उसके बच्चे बिल्कुल बेआसरा होकर रह गए हैं, खुद ये जेल चला गया है। इस तरह ये दोहरे कत्ल की जो कहानी है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और मालूम करेंगे उस ख़ानदान से भी कि असल वाक़या क्या था।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के नवाही इलाके तिराई वाला में, जहाँ पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। अगर कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके तो ये वो दुकान है जहाँ पर कातिल ने आके अब्दुल जब्बार को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि यहाँ से वो अपने घर की तरफ गया और घर जाकर उसने बीवी को कहा कि बच्चों समेत हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि मैंने अब्दुल जब्बार को कत्ल कर दिया है। ताहम बीवी ने उसकी बात नहीं मानी। उसका यही कहना था कि आपने ज़्यादती की है, हमें उसने पनाह दी थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसमें से मुश्तइल होकर अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। और यूँ उसके 10 बच्चे जो हैं वो माँ के बगैर हो गए और वो ख़ुद जेल जा पहुँचा है। अब्दुल जब्बार ने नेकी ये की थी कि अपने चचा ज़ाद को, जो कि तीरा से आया था, वहाँ के हालात ख़राब होने की वजह से उसको पनाह दी। ना सिर्फ पनाह दी बल्कि घर में एक ऐसा हिस्सा दिया जहाँ पर उसने अपने मुताबिक तामीर की, और ये वही जगह है जहाँ पर जो मियाँ गुल है उसके बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। ताहम मियाँ गुल ने ये नेकी जो है, जो अब्दुल जब्बार की नेकी है, उसका पास भी नहीं रखा और यही नेकी गले पड़ गई। वही कहते हैं कि जिससे नेकी करो उसके शर से भी बचो। और ऐसा ही हुआ अब्दुल जब्बार के साथ, जिसने अपने बच्चों का भी मकान जो है वो अपने चचाजाद को दे दिया और कुर्बानी भी दी। ताहम जो मियाँ गुल है उसने ना सिर्फ अब्दुल जब्बार को कत्ल किया बल्कि घर आकर बीवी का अपने शौहर के साथ ना देने पर उसको भी कत्ल कर डाला। आपकी माँ को बाप ने कत्ल कर दिया, अभी आपके घर के हालात क्या हैं? हालात वैसा ही है जैसा पहले था, बस सिर्फ एक जालिम था, वो गया जिसने जुल्म किया मेरा साथ भी और उसके साथ भी। माँ के हवाले से बताएं, माँ के बाद बच्चे अकेले रह गए हैं? बच्चे तो अकेले रह गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं उसके साथ और हम इसके बाद गुजारा करेंगे इंशाल्लाह। देखिए अब्दुल जब्बार तो आपके साथ बहुत अच्छे थे, उन्होंने आपको पनाह भी दी, जगह भी दी ना, तो आप खफा नहीं है कि आपके वालिद साहब ने गलत काम किया, पहले उनको कत्ल किया फिर बीवी को? हम खफा है क्यों ना, लेकिन ये बस हम कुछ नहीं बोल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मकान में जहाँ पर मियाँ गुल आया और अपनी बीवी को यहाँ से निकलने का कहा कि यहाँ से चले जाना चाहिए और अब मुझसे अब्दुल जब्बार का कत्ल हो गया। ताहम बीवी ने इसका साथ नहीं दिया और उसने अपनी बीवी को भी, जो कि 10 बच्चों की माँ थी, उसको कत्ल कर डाला। इस वक्त मेरे साथ मकतूल अब्दुल जब्बार के बेटे उमर मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि उमर को कैसे पता चला कि उनके वालिद साहब को कत्ल किया गया है और असल कहानी क्या थी। उमर ये बताइए कि आपके वालिद साहब जो थे तो क्या पुराना कोई झगड़ा चल रहा था, क्या था? ये कुछ तकरीबन 1 साल पहले हमने तिरा में ज़मीन मतलब फ़रोख की थी, तो उस टाइम इसने पहले कहा था कि ये फ़रोख ना करो, लेकिन हमने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है और हम अपना हिस्सा फ़रोख्त करना चाहते हैं। बस उस टाइम तो अपने बच्चों ने और उस मियाँ गुल के बहनों ने उससे मजबूर कर दिया कि ये उन लोगों का हिस्सा है और उन्हें ये दे दो। तो उस वक्त तो हमने वो ज़मीन मतलब फ़रोख्त की, लेकिन इसके दिल में जो हमारे लिए बदशगुनी थी वो बैठ गई और इसने उस मौके पर तो ये काम नहीं कर दिखाया क्योंकि वो उस टाइम तिरा में था। लेकिन फिर जब इन लोगों को वहाँ के लोगों को तिरा से निकाल दिया गया तो इन लोगों ने पहले कहीं और जगह पर अपनी मकान मतलब किराए पर ली, लेकिन फिर हमने उसने कहा कि मुझे अपना आप लोग अपना ये जगह दे दो, मैं अपने लिए सेट करवा दूँगा। तो हमने इजाज़त दी थी कि क्यों नहीं, हमारा घर आप लोगों का घर है। तो फिर उस रात तकरीबन उसने किसी और लोगों को भी मारा था चाकू से, लेकिन फिर सुबह मैं सो रहा था और मेरा चाचू वो आ गया, उसने कहा कि उठ जाओ आपका बाप को मारा है। तो पहले तो उसने मुझे नाम नहीं बताया कि किसने मारा, फिर जब मैं यहाँ गेट तक आ गया तो फिर मुझे बताया गया कि इसने। तो फिर मैं चिल्ला रहा था कि हमने उसके साथ क्या मतलब गलत किया था। आपके वालिद ने तो नेकी की थी, वो उस नेकी के बदले में उसने उसको कत्ल ही कर डाला ना। अब आप मुझे बताएंगे उसके भी बच्चे रह गए, उसने बीवी को जो कत्ल किया वो वाकया क्या था? वो जब उसने मेरे फादर को दुकान में कत्ल कर दिया तो वो यहाँ पर आ गए। उसने अपनी बीवी को कहा कि मैंने जब्बार को मारा है और आप मेरे साथ चले जाओ यहाँ से ताकि हम भागे। लेकिन उसकी जो औरत थी वो बहुत ही अच्छी और नेक खातून थी। उसने कहा कि आपने अपने बड़े भाई जैसे चाचाजाद को मारा है और मेरी गैरत मुझे ये गवारा नहीं करती कि मैं आपके साथ जाऊँ, तो उसने उसे भी मार दिया।
अब ये बताइएगा कि दोहरा कत्ल हुआ है, ठीक है, उसमें जो पुलिस ने एफआईआर काट ली, तो उसके बाद पुलिस की कार्रवाई किस हद तक सही रही, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं, और किसने आपके साथ ज़्यादा ताउन किया? जब ये वाक़या हुआ तो कुछ ही देर में पुलिस आ गए और उसका इस वाक़े में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो अली अकबर साहब ने कराया है, क्योंकि उसने चंद ही घंटों में मुलजिम को पकड़ लिया था। तो अभी तक तो हम पुलिस से बहुत ही मुतमईन हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह हमारे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? जो मुलजिम है इसको क्या होना चाहिए, इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? इसने जो काम किया है तो ना तो इस्लाम में इसका माफ़ी है और ना कानून में माफ़ी है और ना पुख्तों में पश्तून हमारे कल्चर में इसका माफ़ी है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और उसको फांसी।